अब हम लोग नेक्स्ट साइकोमेट्रिक प्रोसेस जो है 7 नंबर, वो है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि जिसमें मॉइस्ट एयर का कूलिंग भी हो रहा हो। कूलिंग मतलब ये हो गया कि उसकी टेम्परेचर का ड्रॉप करना, टेम्परेचर को कम करना, कूलिंग हो गया। ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब उसमें मॉइस्चर को ऐड करना। तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, तो जैसे है कि ये बेसिक प्रोसेस जो है, जैसे इसका हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, एक फैन लगा हुआ है, ठीक है। और ये फैन अपना रोटेट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कोल्ड वाटर का हम लोग क्या करते हैं, सराउंडिंग देते हैं इसको, है ना। ये कोल्ड वाटर का हम यहाँ से सराउंडिंग देते हैं। इसमें अपना वाटर जो है ये सर्कुलेट कर रहा है, कूल वाटर। और ये फैन जो है उस एयर को इधर से अपना सक कर रहा है, इधर से अपना एयर को इन कर रहा है, और यहाँ से वो क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, एयर आउट हो गया। तो देखिए, जब एयर इस जो वाटर सीट है, इस वाटर सीट के ऊपर से जब एयर पास करेगा तो ये यहाँ पर क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ये हमारा अनसैचुरेटेड एयर है, यहाँ पर ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब इस एयर के पास अभी भी मॉइस्चर गेन करने की क्षमता है। तो जब अनसैचुरेटेड एयर किसी वाटर पैड के ऊपर से यहाँ से पास करेगा, तो वाटर का चूंकि यहाँ अवेलेबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर जो है एयर के साथ मिक्स होगी। तो वाटर जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो कूल वाटर यूज कर रहे हैं। कूल वाटर मतलब हो गया कि एयर का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर अगर हम यूज करते हैं, तो वो एयर के को क्या करेगा, कूल करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो एयर आउट होगा वो यहाँ पर एक तो कूल होकर के एयर आउट होगा, एंड एयर जो है ह्यूमिडिफाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिफाइड हो जाएगा। तो खास करके जो हम लोग गर्मी के सीजन में जो कूलर चलाते हैं, हम लोग के घर में भी लोग क्या चलाता है, कूलर चलाता है। तो कूलर में आप लोग देखे ही होंगे कि कूलर में जो है वाटर का एक जैकेट बना हुआ रहता है, जिसमें एक पंप लगा हुआ रहता है, जो वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करता है, यहाँ से सर्कुलेट करते रहता है पैड के ऊपर। कूलर के बैक साइड में हम लोग देखते हैं कि कूलर के बैक साइड में वाटर का चारों तरफ से क्या होता है, पंप जो है इस प्रकार से वाटर सप्लाई करता है कि चारों तरफ से वाटर जो है ड्रिपिंग करके मतलब एक वाटर का एटमॉस्फेयर बनाए रहता है। और उसके अंदर में एक फैन लगा हुआ रहता है, जो फैन चलती है तो ये एयर को इधर से सक करता है और इधर डिलीवर करता है। तो जो एयर इसमें एंट्री लेता है कूलर के अंदर में, तो उसको पहले वाटर के सराउंडिंग से होकर के गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वहां पर एयर वहां से कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने साथ मिक्स कर लिया, क्योंकि वो अनसैचुरेट है और हॉट एयर है। गर्मी के सीजन में जहां पर बाहर का एयर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो वो वाटर उसको मिल गया, तो वाटर के कारण वो कूल हो गया, और साथ ही वाटर मिक्स होने के कारण ह्यूमिडिफाइड भी हो गया। तो जो भी इसको हम लोग एक तरह का इवेपोरेटिव कूलर कहते हैं, इवेपोरेटिव कूलर, है ना। या डिजर्ट एरिया में जो होता है, डिजर्ट कूलर। तो डिजर्ट एरिया में तो ऐसे भी वाटर की कमी होती है, तो वहाँ का एयर में मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम होता है, ठीक है। यार मॉइस्चर का हम जानते हैं कि हमारा कंफर्ट के लिए एक सर्टेन अमाउंट में मॉइस्चर भी होना जरूरी है। ऑलमोस्ट 50 से 60% तक का रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग को चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा है तो फिर हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं। तो मान लीजिए कि डिजर्ट एरिया में अगर ह्यूमिडिटी अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 30% है, तो इसका मतलब हमको कंफर्ट महसूस नहीं होगा, वहां का एयर एकदम सूखा सूखा जैसा महसूस होगा,
ठीक है, हम कंफर्ट फील नहीं करेंगे, तो वहां तो जरूरत होगा कि एयर को ह्यूमिडिफाई करें, ज्यादा ह्यूमिडिटी को बढ़ाएं, तो वहां भी जो कूलर यूज होता है तो वहां पर ह्यूमिडिफाई, वहां जो एसी यूज होता है या एसी के रूप में जो कूलर हम यूज करते हैं, तो कूलर का वहां पर ह्यूमिडिफिकेशन करता है, और वाटर चूंकि ठंडा है तो वो एयर के टेम्परेचर को भी कम करता है। तो जो भी इवेपोरेटिव कूलर या डिजर्ट कूलर जो है, ये इसी साइकोमेट्रिक प्रोसेस के ऊपर काम करता है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के ऊपर, है ना। इसका अगर हम लोग यहाँ से साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर अगर हम इस प्रोसेस को दिखाएंगे, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन को, तो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से लाइन आएगा, ये इस तरह से। यहाँ पर इनिशियल प्रोसेस हमारा 1 है और ये प्रोसेस फाइनल प्रोसेस 2 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ T2 आएगा और यहाँ पर टेम्परेचर T1 आएगा। तो ड्राइबल टेम्परेचर जो है इधर से इंक्रीज करता है, यहाँ पर T1 क्या है, ग्रेटर है T2 से, तो इसका मतलब जो 1-2 प्रोसेस हुआ है उसमें कूलिंग हुआ है, टेम्परेचर T1 से ड्रॉप होके T2 हुआ है, कूल हुआ है। और दूसरा चीज अगर हम इसको ह्यूमिडिटी की देखें तो वो इनिशियल ह्यूमिडिटी यहाँ पर ओमेगा 1 था, अब फाइनल ह्यूमिडिटी ओमेगा 2 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ओमेगा इधर राइज करता है ऊपर की ओर, तो ह्यूमिडिफिकेशन हुआ है। तो इस तरह से कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का इस तरह से प्रोसेस लाइन साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर होगा। और इसमें अगर हम लोग इसके पैरामीटर्स को देखें तो डीवीटी क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, डीवीटी घट रहा है। इसके बाद अगर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनिशियल पोजीशन पर ये है और फाइनल पोजीशन पर ये है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इधर से इधर की ओर क्या होता है, बढ़ता है। तो यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज कर गया, है ना। उसके बाद जो है ओमेगा को देखें, ओमेगा जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, तो ये भी क्या किया है, इंक्रीज किया है। ओमेगा इंक्रीज किया तो डीपीटी जो है, डीपीटी देखिए इनिशियल हम लोग यहाँ लाएंगे तो ये वैल्यू हो गया, अब फाइनल जो है तो ये हो गया, है ना। तो इनिशियल में डीपीटी हमको ये टेम्परेचर आया, अब फाइनल में जो है तो ये टेम्परेचर आया। तो फाइनल जो है वो क्या है, ज्यादा है इनिशियल से, यानी डीपीटी यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, है ना। उसके बाद जो है डब्ल्यू बी टी के बारे में बात करें तो डब्ल्यू का लाइन तो इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ पर 1-2 लाइन का जो स्लोप है उस पर डिपेंड करेगा, तो डब्ल्यू जो है तो में इंक्रीज भी कर सकता है, में इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। तो जो डब्ल्यू का होगा वही इंथैल्पी का भी होगा, ये दोनों के लिए सेम ही होगा, ये दोनों इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है ना। तो इस तरह का कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का यूज जो है जब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है तो हम लोग इवेपोरेटिव कूलर या डिजर्ट कूलर के रूप में हम इस साइकोमेट्री प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये था हमारा 7वां साइकोमेट्रिक प्रोसेस। अब एक 8वां जो साइकोमेट्रिक प्रोसेस है वो है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। मतलब हो गया कि यहाँ पर मॉइस्ट एयर को कूल भी किया जाएगा, उसकी टेम्परेचर कम की जाएगी, और अगर मॉइस्ट एयर का ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है तो उसको हम लोग डिह्यूमिडिफाई भी करने का जरूरत पड़ता है। तो जैसे कि ये जो प्रोसेस है वो हमारा जनरली यूज होता है समर एसी में, जो हम लोग समर एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं गर्मी के सीजन में। तो चूंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में वाटर जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हमारे यहाँ वाटर क्या है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे यहाँ बहुत सारे नदी है, तालाब है, चापाकल का पानी निकलता है, कपड़ा धोते हैं, है ना। तो मतलब शहर में तो और घर घर जो है डेली कपड़ा लोग धोता है, और ढेर सारा कपड़ा को हम बाहर दे देते हैं सूखने के लिए। तो वो सब जो है वाटर जो है गर्मी सीजन में
टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होने लगता है। खास करके कोस्टल एरिया हम लोग का, ऐसे भी इंडिया जो है 3 तरफ से क्या है, समुद्र से ही घिरा हुआ है। तो समर सीजन में जहाँ पर सन का लाइट काफी तेज होता है तो उस समय इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट होता है। कपड़ा और हम देखते हैं आधा 1 घंटा में सूख जाता है ना। मतलब वहाँ इवेपोरेशन उस समय काफी फास्ट होता है, यानी कि वाटर जो है वो काफी मात्रा में इवेपोरेट करके एयर में चला जाता है। इस कारण से एयर का जो ह्यूमिडिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है ना। तो एयर का ह्यूमिडिटी बढ़ जाने के कारण भी हम लोग को अनकंफर्ट महसूस होने लगता है ना। तो फिर वहां पर हमें जरूरत होता है कि वहां का मॉइस्चर को हम रिमूव करें, है ना। तो मॉइस्चर अगर रिमूव होगा तो फिर ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी डिह्यूमिडिफिकेशन करने का जरूरत होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो एक जितना हमको कंफर्ट चाहिए उतना ही ह्यूमिडिटी होना चाहिए ना। तो हम वहां पर डिह्यूमिडिफिकेशन करते हैं और साथ ही टेम्परेचर भी राइज रहता है सराउंडिंग का, तो टेम्परेचर को भी कम करते हैं। तो कूल भी उस समय मॉइस्ट एयर को कूल एंड डिह्यूमिडिफाई किया जाता है ना। तो ये जनरली यूज होता है समर एसी में। हम लोग ऐसे भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिस रूम में एसी चल रहा है, जैसे कि ये रूम का दीवार है, हम लोग दीवार के यहाँ पर टॉप पोर्शन में यहाँ पर एसी लगाए हुए हैं। तो देखिएगा कि जब ये एसी चलते रहता है तो यहाँ पर पानी जो है तो ड्रॉप ड्रॉप गिरते रहता है ना। अब हालांकि इसमें एक टैंक लगा हुआ रहता है जिसमें वाटर अपना कलेक्ट होता है। अगर कोई कोई में लीक होता है तो हम लोग देखते हैं कि एसी से पानी गिरते रहता है। इसका मतलब क्या है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, तो ये पानी वही मॉइस्ट एयर से आ रहा है जिसको ये डिह्यूमिडिफाई कर रहा है। तो डिह्यूमिडिफाई करने के कारण वो मॉइस्ट एयर में से जो वाटर है वो कंडेंस कर जाता है और कंडेंस करके वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के वही हमको ड्रॉप ड्रॉप जो है यहाँ या तो जमा होता है इसमें और नहीं तो नीचे अपना गिरते रहता है ना। तो ये है समर एसी में यूज होने वाला साइकोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता कैसे है, तो अब जैसे जो भी एसी यूनिट है, अब डिह्यूमिडिफिकेशन होगा कैसे, तो जो एसी यूनिट है इसमें जो इवेपोरेटर कॉइल है जिसको हम लोग कूलिंग कॉइल कहते हैं, है ना, इस कॉइल के अंदर से रेफ्रिजरेंट का अपना फ्लो होता है। ये इवेपोरेटर जैसे जिस तरह से मतलब रेफ्रिजरेशन में हम इवेपोरेटर पढ़ रहे थे, वही एक तरह से इवेपोरेटर यहाँ पर एसी यूनिट के अंदर लगा हुआ रहता है जिसके अंदर से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो इस कारण से ये क्या हो गया, कूलिंग कॉइल हो गया। तो ये कॉइल जो होता है वो काफी ठंडा होता है और यहाँ पर एक छोटा सा क्या लगा हुआ रहता है, फैन लगा हुआ रहता है। ये फैन क्या करता है, अपना एयर को इधर से सक किया और इस एयर को इस कूलिंग कॉइल के ऊपर से क्या करता है, ये पास करवाता है, यानी डिलीवर जो करता है एयर को, तो वो कूलिंग कॉइल के ऊपर से एयर जो है डिलीवर होता है। तो अगर ये कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो अगर इस एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या हो गया, लोअर हो गया, अगर अगर कॉइल का टेम्परेचर डीपीटी ऑफ एयर से भी लोअर है ना, तो जब एयर यहाँ पर कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो होगा क्या कि ये एयर का टेम्परेचर है वो ठंडा होगा और अभी जो ये एंट्री ले रहा है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर एंट्री ले रहा है। यहाँ पर कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम है। तो जब एयर यहाँ से कांटेक्ट करेगा इस कॉइल के साथ और वो ठंडा होगा, अगर वो एयर का टेम्परेचर घटते घटते अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर हो गया, है ना, यानी एयर जो है कॉइल के साथ कांटेक्ट में आने के बाद कूल होना स्टार्ट हुआ और ये कूल होते होते अपना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को गेन कर लिया, तो यहाँ पर उसमें से जो मॉइस्चर है वो खुद कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर वाटर जो है या वेपर जो है, वाटर वेपर वो अपना कंडेंसेशन स्टार्ट कर देता है। तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर अगर काफी लो है तो जब एयर अपना डीपीटी को यहाँ गेन कर लेगा तो उसका मॉइस्चर जो है यहीं पर वो
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस कर जाएगा, तो वही डिह्यूमिडिफाई होता है, वही एयर जो है क्या हो गया, डिह्यूमिडिफाई हो गया। तो इस तरह का जो कॉइल का टेम्परेचर होता है इसको हम लोग कहते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट। इसको शॉर्ट में ADP कहा जाता है, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, या सिंपली एपरेटस ड्यू पॉइंट कहा जाता है इस कॉइल का जो टेम्परेचर है। ये अगर कोई भी कॉइल अगर एपरेटस ड्यू पॉइंट के ऊपर है तो वो एयर का क्या करेगा, डिह्यूमिडिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। इसको अगर हम लोग साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर देखें, है ना, तो यहाँ पर वो दोनों चीज हो गया, एक तो एयर का डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो गया और कूलिंग कॉइल के ऊपर पास किया तो ये टेम्परेचर भी उसका ड्रॉप हो गया। इस तरह से कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हुआ, है ना। तो इसका जो यहाँ पर लाइन जो प्रोसेस होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी इस तरह से ऐसे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट जो है ये है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से टेम्परेचर T2 हो गया और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, T1 हो गया। तो इनिशियल T1 था, फाइनल T2 है, तो ये क्या हो गया, डीबीटी इधर की ओर इंक्रीज करता है तो यहाँ पर कूल हो गया। दूसरी तरफ अगर ह्यूमिडिटी को देखें तो पहले यहाँ पर ω1 था, अब ये यहाँ पर ω2 हो गया, तो ओमेगा इधर राइज करता है तो ओमेगा का यहाँ क्या हुआ, फॉल हुआ, तो ह्यूमिडिटी यहाँ पर क्या हो गई, घट गई। तो इस तरह से यहाँ पर डीबीटी क्या हो गया, डीबीटी और ओमेगा दोनों ही क्या हुआ, घट गया। ओमेगा भी घटा, डीबीटी भी घटा, कूलिंग भी हुआ, डिह्यूमिडिफिकेशन भी हुआ, है ना। इसके अलावा और अगर हम लोग पैरामीटर को देखें, अगर WBT को देखें तो WBT लाइन पहले इसमें यहाँ से जाएगी, अब यहाँ से जाएगी, तो WBT इधर से इधर की ओर घटती है तो WBT भी क्या होगा, यहाँ घट जाएगा। इसके बाद जो है इन WBT घटेगी तो इंथाल्पी भी घटेगी, क्योंकि इंथाल्पी और WBT दोनों ही एक पैरेलल लाइन है। उसके बाद अगर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब इनिशियल में यहाँ से है, अब फाइनल में यहाँ से है, तो अब ये लाइन के स्लोप के ऊपर निर्भर करेगा कि थोड़ा सा ये ज्यादा ऐसे हो जाएगा या फिर थोड़ा सा ज्यादा ऐसे हो जाएगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये में इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करें तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पहले 1 पे यहाँ पे था और 2 को से बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आया, तो ये लोअर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है, तो डीपीटी की भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन सब कुछ घट जाता है, सिर्फ एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कि ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है या सेम भी रह सकता है, ये स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, नेक्स्ट हमारा क्या था, साइकोमेट्रिक प्रोसेस था। इसके बाद जो हम लोग को एक यहाँ पर पढ़ना है वो है आइडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स। अगर दो एयर स्ट्रीम्स का अगर हम लोग आइडियाबैटिक मिक्सिंग करें तो फिर क्या होगा, तो जैसे कि हम लोग एक आइडियाबैटिक मिक्सर लेते हैं, ये आइडियाबैटिक मिक्सर है, ठीक है। इसमें हम लोग का दो अलग अलग स्ट्रीम से एयर जो है आ रहा है, यानी कि इस स्ट्रीम का मतलब ड्राई एयर का मास मान लेते हैं Ma1 है और इस एयर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ω1 है। वही दूसरा एयर स्ट्रीम का ड्राई एयर का जो मास है वो Ma2 है और यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ω2 है। और ये दोनों ही अलग अलग कंपोजिशन का एयर जो है वो आइडियाबैटिक मिक्सर में आकर के क्या होता है, यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे में मिक्स होता है। आइडियाबैटिक मिक्सिंग मतलब ये हो गया कि इसमें
बाहर से न तो कोई हीट अंदर आएगा और न ही अंदर का कोई एनर्जी इंथैल्पी या कुछ भी बाहर जाएगा, है ना। यानी एनर्जी का ट्रांसफर जो है ये नहीं होगा इस एडियाबैटिक मिक्सर में सराउंडिंग और सिस्टम का। इस तरह से यहाँ से अगर जो मतलब दोनों एयर आकर के इसमें मिक्स किया और फाइनली इस एयर से मिक्स्ड एयर का जो है हम लोग मान लेते हैं कि Ma3 इसका ड्राई एयर का मास हुआ और ओमेगा 3 अब इसका क्या हो गया, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया। ये एक तरह का क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम जैसा है और पूरी तरह से यहाँ से आइसोलेट है ना। मतलब एनर्जी की ट्रांसफर नहीं होगा, मास का ट्रांसफर होगा लेकिन एनर्जी का बाहर सराउंडिंग से ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस तरह से अलग एक अलग मतलब मास का एयर और अलग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का एयर, वहीं दूसरा अलग दूसरा एयर का स्ट्रीम जो उसका मास अलग है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अलग है। दो अलग अलग कंपोजिशन के मॉइस्ट एयर को हम लोग जब एडियाबैटिक मिक्सर में मिक्स करते हैं तो इस तरह से एक तीसरा हमको मतलब एक जो नया एयर जो मिक्स होके हमको आउट हुआ उसका मास Ma3 और ओमेगा 3 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं मास बैलेंस ऑफ ड्राई एयर। अब ड्राई एयर के मास को बैलेंस करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो मॉइस्ट एयर है पहला पोजीशन में यानी फर्स्ट स्ट्रीम में जो हमारा मॉइस्ट एयर है इसमें ड्राई एयर का मास Ma1 है और दूसरा जो स्ट्रीम है इसमें ड्राई एयर का मास Ma2 है। तो ये ड्राई एयर मतलब हो गया कि ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब ये दोनों ही जाके मिक्स किया और फाइनली यहाँ से Ma3 निकला। तो मास यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Ma1 प्लस Ma2 ये बराबर हो जाएगा Ma3 के, क्योंकि मास तो कंजर्व रहेगा। यहाँ से मास का तो न लॉस है न कुछ है, तो मास यहाँ क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसमें जितना ड्राई एयर का मास है और इसमें जितना ड्राई एयर का मास है दोनों को मिक्स करने के बाद जो है अब टोटल मास कितना हो गया, तो इन दोनों का समेशन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर मॉइस्ट एयर है तो ड्राई एयर के मास को बैलेंस कर लिए। तो अब हम लोग करते हैं वाटर वेपर के बैलेंस मास बैलेंस ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के मास को हम बैलेंस करते हैं। तो वाटर वेपर के मास को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है कि मास ऑफ वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, यानी कि mv बराबर क्या हो जाएगा, ma इंटू ओमेगा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों के मास को बैलेंस करें तो जो mv1 होगा पहला का और mv2 होगा दूसरा का वही बराबर होगा mv3 के टोटल, क्योंकि ये भी मास कंजर्व रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो mv जो है यहाँ पर बराबर होता है ma इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ma1 ओमेगा 1 प्लस ma2 ओमेगा 2 बराबर हो जाएगा ma3 ओमेगा 3। ये हो गया, है ना। तो यहाँ से ma3 इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे ma1 ओमेगा 1 प्लस ma2 ओमेगा 2 बराबर हो जाएगा ma3 जो है ये ma1 प्लस ma2 और इंटू ओमेगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं ma1 ओमेगा 1 और ma1 वाला को एक साइड कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा ma1 ओमेगा 3, ये वाला जो है उसको इधर ले आए और इधर जो है ma2 ओमेगा 3 और माइनस में हो जाएगा इस साइड वाला हम ले जाएंगे तो ma2 ओमेगा 2। अब यहाँ से ma1 कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 3 होगा बराबर होगा ma2, ये हो जाएगा ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग रेशियो निकालें तो ma1 बाई ma2
ये बराबर हो जाएगा ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2, अब बाई हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 3। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया एक तरह का। जो ड्राई एयर के मास का जो रेशियो है Ma1/Ma2, अगर हमको यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे Ma1 Ma2 दिया हुआ है, ओमेगा 3 दिया हुआ है, ओमेगा 2 दिया हुआ है, ओमेगा 1 निकालना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला से यूज करके हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं, है ना। यानी कि इंथैल्पी को अब हम लोग बैलेंस करते हैं, यानी एनर्जी बैलेंस, एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो देखिए, जो पहला एयर का स्ट्रीम है उसका इंथैल्पी एनर्जी Ma1H1 है, दूसरा का इंथैल्पी Ma2H2 है, तीसरा का इंथैल्पी जो है जो आउट हुआ वो Ma3H3 हो गया। फिर वही सारा सेम चीज यूज करेंगे, Ma1H1 Ma2H2 बराबर Ma3 को जो है Ma1 प्लस Ma2 को से रिप्लेस करके H3 हो जाएगा, है ना। सेम यहाँ पर वही तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से रेशियो जो आ जाएगा Ma1/Ma2, ये हमारा बराबर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा H3 माइनस H2 बाई H1 माइनस H3। यही हमको क्या आ जाएगा, इंथैल्पी के रूप में भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आइडियाबैटिक मिक्सिंग करते हैं एयर का, और मतलब दो स्ट्रीम एयर का को मिक्स करके, और एक जो तीसरा न्यू कंपोजिशन का एयर हमें प्राप्त होता है, तो वह उसका जो मास रेशियो है वो इंथैल्पी के टर्म्स में और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के टर्म्स में। तो इस तरह से हमको दो अलग अलग क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में।